तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको बताएं कि उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। हरिद्वार प्रशासन ने आर्यनगर इलाके में एक अवैध मज़ार को ढा दिया और इस दौरान कुछ लोगों ने मज़ार तोड़ते हुए विरोध भी किया, हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर हालात को काबू में रखा। प्रशासन की कार्रवाई बदस्तूर जारी रही और पुलिस ने इलाके के तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की और फिर अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने का कार्य किया। वहीं इसके बाद सेंधवाड़ चौक पर अवैध तरीके से बनाए गए हनुमान मंदिर को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ा है और प्रशासन का कहना है कि उनकी कार्रवाई निष्पक्ष है, किसी के खिलाफ नहीं है। 5 से 6 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हिंदू स्ट्रक्चर हटाए गए थे, जो कि रास्तों पे या सार्वजनिक स्थान पर एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। और आज इसी क्रम में अभी सबसे पहले एक मज़ार को हटाया गया है, जो कि बीच रास्ते में बनी हुई थी, और इसके बाद जो और स्ट्रक्चर है उनको भी आइडेंटिफाई करके हटाया जा रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर इसको हटाना? पड़ता कुछ लोग नहीं, देखिए ये कुछ चंद लोगों का एक इंटरेस्ट है जो कि अपना पॉलिटिकल इश्यूज सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। जो भी चीज़ें की गई है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों क्रम में की गई है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सभी सामान्य है और इतना किसी का वजूद भी नहीं है कि इस हरिद्वार में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े। अवैध मज़ारों के खिलाफ चल रहा धामी सरकार का बुलडोजर अब जंगल से निकलकर शहरों की तरफ आ गया है। हरिद्वार में आज ज्वालापुर क्षेत्र के आर्यनगर में एक काफ़ी पुरानी मज़ार को आज तोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। अभी उस मज़ार को तोड़ने के बाद उसका जो मलबा है यहाँ से जेसीबी से उठाकर उसको जो है भरा जा रहा है। मज़ार तोड़ने के दौरान यहाँ जो कार्रवाई है वो बेहद गोपनीय ढंग से की गई, बहुत ही संवेदनशीलता उसमें बढ़ती गई। किसी भी उससे मीडिया को ना सिर्फ दूर रखा गया बल्कि रास्तों की भी बैरिकेडिंग कर दी गई और किसी भी को भी आने की उसमें आने जाने की उसमें किसी भी तरह की इजाज़त नहीं देगी ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। पिथौरागढ़ के धारचूला एसबीआई में बैंक मैनेजर को गार्ड ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। गार्ड ने कुर्सी पर बैठे मैनेजर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कहा जा रहा है कि ड्यूटी को लेकर गार्ड मैनेजर से नाराज और उसे अपनी नाराजगी के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में बैंक मैनेजर 35% के करीब जल गया है। घटना से बैंक में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मैनेजर की गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। गार्ड दीपक क्षेत्री देहरादून के विकास नगर का रहने वाला है, जबकि मैनेजर बिहार के रहने वाले हैं। कुछ कहासुनी में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसबीआई के जो मैनेजर हैं उनको वहीं पे फर्स्ट एड करवा के उनको जो है एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट करवाया जा रहा है। ऋषिकेश में से एक वीडियो सामने आया है जहां पर तपोवन का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक एक नंदी बैल पर सवार होकर गलियों में दौड़ लगा रहा है और बीच बीच में जय भोलेनाथ के नारे लगा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन आप भी देखिए कैसे युवक नंदी बैल पर सवार होकर देर रात सड़कों पर दौड़ लगाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चमोली के कुनिगाड़ गांव के रहने वाले रुचिन सिंह रावत शहीद हुए हैं। शहीद रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के सिरमौर के प्रमोद नेगी का पार्थिव शरीर आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर उत्तराखंड के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पहुंचे और जवान को सैनिक सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें।
और देहरादून से बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा उत्तराखंड के हित में जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। बता दें कि एक अखबार से बातचीत में सीएम धामी ने ये बातें कही हैं। उत्तराखंड में भी कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी जहां इस पर कोई बड़ा कदम उठाकर मास्टर स्ट्रोक खेलने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसकी जरूरत नहीं मानती। वक्त वक्त पर जनता नियंत्रण कानून पर बहस छिड़ती रही है। बीजेपी मानती है कि उत्तराखंड में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, जबकि कांग्रेस कहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी कांग्रेस की देन है। लेकिन बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। और अभी हम लोग बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, और क्योंकि उत्तराखंड की जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति के लिए भी आवश्यक है कि हम कानून बनाएं। अब सियासत भले कुछ भी कहे, लेकिन जानकार अब उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत बताते हैं। मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसे, जनसंख्या नियंत्रण, बस क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि मंत्री तो पीट रहे हैं सरेआम लोगों को। कहीं कोई वीआईपी कुछ कर जा रहा है, कहीं सफेद पोश नेता जांच नहीं होने दे रहे हैं, तो बेचारे अपनी जो खाल है उसको बचाने के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ सुगुफे बीच बीच में छोड़ते जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच 2 बच्चों की शर्त रखकर सरकार बहुत पहले ही इस दिशा में बड़ा फैसला ले चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। साल 2025 तक काम की प्लानिंग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीटिंग की, जिसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल विभाग से अफसर मौजूद रहे। और सीएम ने कहा कि जिलों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, इसके कारणों को देखा जाए ताकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आए। वहीं सभी स्कूलों में जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पॉलिटेक्निक और आईआईटी में डिमांड के हिसाब से कोर्सेज करवाए जाएं, तो खेल विभाग इस बात पर ध्यान दे कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का फायदा खिलाड़ियों को मिल सके। सीएम ने कहा कि 2024 में होने वाले नेशनल गेम की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर आज पहले दिन हल्द्वानी और अल्मोड़ा में पहुंचे। हल्द्वानी में कुछ देर एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर रहने के बाद गौतम हल्द्वानी से सीधे अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए, जहां पर उनका बीजेपी के जिला संगठन के साथ बैठक का कार्यक्रम है। रविवार को गौतम बागेश्वर दौरे पर रहेंगे, जबकि सोमवार को वो रानीखेत और हल्द्वानी में संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गौतम के इस दौरे को 2024 लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी अपने 5 लोकसभा सांसदों को फिर से टिकट देगी या फिर इसमें से कुछ का पत्ता साफ भी हो सकता है। यह आने वाले महीनों में तय हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले बीजेपी संगठन ने इन सांसदों को एक होमवर्क पकड़ा दिया है, जिस पर इन सांसदों का भविष्य टिका हुआ है। क्या है वो होमवर्क, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने अपने सांसदों को जमीन पर उतरने का फरमान सुना दिया है। सांसदों को अपनी लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र की खाक छाननी होगी और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट खुद पेश करनी होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भी अपने सिटिंग सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेने उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। अब सांसदों का प्रवास लगा हुआ है। सांसदों के अपनी अपनी लोकसभा के अंदर और लोकसभा में हर विधानसभा के अंदर जो कमजोर बूथ है उसको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है। हालांकि सब कवायद के बीच बीजेपी के सांसद खुद को सक्रिय करार दे रहे हैं।
को लाना, ये सब बातें होती हैं, इन्हीं पर बात हुई है। और चुनावी वर्ष है, ये भी बात सही है कि अधिकतम लोगों के साथ संपर्क भी हो और हमारे बूथ सक्रिय रहे। ही नहीं, मेरी हमेशा सक्रियता रही है और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के समय केवल सक्रियता बढ़ती है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनिवार्य काम करती रहती है। आने वाले समय में क्या उम्मीद मानते हैं 24 के चुनाव? आप क्या उम्मीद मानते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं। जाहिर है बीजेपी सांसद भले ही अपनी सक्रियता का दावा करें, लेकिन संगठन के पास पहले से ही इनके कामकाज का लेखा जोखा मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के 5 सांसदों को टिकट मिलेगा या कटेगा, ये अगले 1 महीने में तय होगा, क्योंकि सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड खुद पेश करना होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। महिला कांग्रेस ने आज देहरादून में सचिवालय कूच किया। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने सचिवालय से पहले रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक हुई। महिला कांग्रेस ने ये प्रदर्शन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट वाली घटना और अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच न कराने के विरोध में किया। हरिद्वार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं में विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत खुलकर आमने सामने आ गए हैं और दोनों का टारगेट एक ही लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हरिद्वार में लोकसभा का टिकट विरोधी के हाथ ना लग सके। हरीश रावत और हरक सिंह रावत एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पर फिलहाल लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं, हरिद्वार से सांसद का चुनाव लड़ने को लेकर छिड़ी है। हरक सिंह इन दिनों हरिद्वार में एक्टिव बने हुए हैं। हरक सिंह साफ साफ अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर टिकट मिलेगा या नहीं ये पार्टी को तय करना है। पर हरिद्वार में हरक सिंह रावत की एंट्री कांग्रेस नेता हरीश रावत को परेशान कर रही है और ये परेशानी 2009 में हरिद्वार से सांसद रहे हरीश रावत के बयान में साफ झलकती है। भाई मैं कोई भी लड़े, मैं तो सबके लिए काम करूंगा, सबको जिताने के लिए काम करूंगा, लेकिन 2016 के अपराधी जो भी हैं, जो भी खलनायक हैं, वो कहीं से भी लड़ना चाह रहे हो तो इस समय कांग्रेस को जिताने के लिए काम करके अपने पाप का प्रायश्चित करें, फिर आगे देखेंगे जब पाप का प्रायश्चित हो जाए। हरिद्वार में हरक की एंट्री और हरीश रावत के बयान से साफ है कि दोनों धुरविरोधी नेता एक दूसरे को सहन करने के मूड में नहीं है। 2016 की याद दिलाने वाली बात पर हरक सिंह ने तीखा पलटवार किया। हरक सिंह ने कहा कि 10 चुनाव हारने वाला नेता बड़ा नेता नहीं होता और जिस दिन मैं 2 चुनाव हार जाऊंगा चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। बार बार ये दोहराओगे कि साहब 2016, तो उस दिन कहते ना सोनिया गांधी से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कि भाई कि नहीं इनको नहीं सम्मिलित करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि 10 चुनाव हार जाऊं। केवल जब लहर थी तब चुनाव जीते और उसके बाद पार्लियामेंट से लेकर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में, जिस दिन मैं लगातार 2 चुनाव हार जाऊंगा, मैं आज आपसे कह रहा हूं उस दिन मैं चुनाव की राजनीति नहीं करूंगा। हरक सिंह ने कहा मेरी वापसी 2022 में किसी ब्लॉक के नेता ने नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े नेताओं ने करवाई थी। अब जिसे दिक्कत है वो हाईकमान से बात करे। साफ है हरक सिंह हो या हरीश रावत, हरिद्वार से टिकट की दावेदारी के सवाल पर सियासत शुरू हो गई है और दोनों नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ हुई इस जुबानी जंग ने हरिद्वार में टिकट की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में 100 से ज्यादा स्पीड में अगर बाइक चलाई तो केस दर्ज किया जाएगा और ऐसा करने वाले यूट्यूबर्स अगर पुलिस की चेतावनी को भी नहीं मानते तो उनका यूट्यूब चैनल भी बंद करवाया जाएगा। देहरादून पुलिस ने ये बड़ा फैसला किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए बाइकर्स ओवर स्पीड करते हैं और पिछले दिनों एक ऐसे ही यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मौत बाइक रेसिंग के दौरान हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। कि अगर हमें कहीं पे भी डिजिटल एविडेंस हो या हमारे अपने कैमरे में अगर 100 से ज़्यादा स्पीड किसी बाइकर्स की मिलती है और वो ये सब सब्सक्राइबर्स और स्टंटबाजी के लिए करता है तो हम उस पर 100% एफआईआर दर्ज करेंगे।
और अब मौसम का हाल आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने के बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। बद्रीनाथ धाम से ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिन तक मैदानी इलाकों के लिए तो साफ मौसम बताया गया है, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए राहत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में बारिश होगी, जिससे यात्रा मार्गों पर दिक्कत आएगी। मई के महीने में इससे पहले 2015 और 2020 में भी रिकॉर्ड बारिश हुई है। 3-4 दिनों में जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जैसे मैंने बताया उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गरज के साथ वर्षा की संभावना है। बाकी जो उत्तराखंड के ज्यादातर स्थान है वहां पे मौसम साफ रहेगा। और लगातार मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह ग्लेशियर टूटने की घटनाओं के बाद अब श्रद्धालु की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी को देखते हुए इन स्थानों पर एसडीआरएफ के तमाम जवानों की तैनाती की गई है, जो लाउड स्पीकर के जरिए यात्रियों को सचेत कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित आवागमन भी करवा रहे हैं। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के काम पर पीएमओ की सीधी नजर है। प्रधानमंत्री ऑफिस में उप सचिव मंगेश गिलजियाल और पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे बद्रीनाथ पहुंचे और वहां मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया। इस दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए। काम की स्पीड पर दोनों अधिकारी संतुष्ट नजर आए हैं। यहाँ बस अड्डे से लेकर रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। और चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को देखें तो अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसमें भी केदारनाथ के लिए 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि मौसम खराब होने के चलते 8 मई तक केदारनाथ के लिए पंजीकरण पर रोक है। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को दर्शन की इजाजत मिल रही है जिन्होंने पहले से ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। कहाँ की यात्रा जी? चारधाम की यात्रा, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जी केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन आपको किस रजिस्ट्रेशन हमारा 13 तारीख के लिए मिला है। जी पूर्व में हो चुका है। उससे पहले आप 3 धाम करेंगे? हाँ, 3 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री और जी। आए हैं हम आजमगढ़ जनपद से, यूपी के। उत्साह है आप सब लोगों में? उत्साह सब भगवान भोलेनाथ के साथ है जी। मन में था संकल्प, हो सकता पूरा हो जाए। हरिद्वार में गंगा घाट पर कुछ युवकों के शराब पीने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक शराब से भरा गिलास लेकर पीते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने गंगा किनारे शराब पीने पर आपत्ति जताई, युवकों को फटकार लगाई। वीडियो बिरला घाट के पास का बताया गया है। कहा जा रहा है दिल्ली से आए युवकों का एक ग्रुप यहां पर बैठकर शराब पी रहा था। और उत्तरकाशी में धरासू और बोरी पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। धरासू और बोरी इलाके में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया। इस मामले में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने आने वाले दिनों में अफीम की खेती पर और बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। थाना धरासू क्षेत्र के अंतर्गत बड़गांव हरेला गांव है, वहां पे हमने 2.5 नाली जमीन पर पैदा गई अवैध अफीम जोड़ा की पोस्ट को नष्ट किया गया है। और इसी के तहत इसके अतिरिक्त जो है थाना मोरी में भी हमने ढामटी थुनारा गांव है, वहां पे 11 नाली भूमि पर जो अवैध अफीम की खेती थी उसको नष्ट किया गया है। वहीं पार्किंग नैनीताल के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। होने को साल भर पहले से ही ये दावे किए जा रहे हैं कि पर्यटन सीजन में पार्किंग पर्यटकों को पूरी तरह से सही मिलेगी, लेकिन एक साल में जिला प्रशासन
एक गाड़ी की भी पार्किंग नहीं बना पाया है। देखिए, नैनीताल जिला प्रशासन के पार्किंग के दावे धरातल पर इस बार भी नहीं उतर सके हैं। पिछले 1 साल में डीएम कार्यालय के पास पार्किंग आधी अधूरी होने से सड़कें पार्किंग में तब्दील हो रही हैं और पार्किंग की कमी से शहर पर्यटन सीजन में जाम से परेशान है। क्योंकि टूरिस्ट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली हमें, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं उस चीज़ के लेके थोड़ा सा अपसेट हूँ नैनीताल से। पब्लिक प्राइवेट में पार्किंगें डेवलप कराई जाएं, इसमें प्रशासन थोड़ी पहल करेगा तो शायद हो जाएगा कि हर क्षेत्र में छोटी छोटी 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों की पार्किंगें हो जाएगी, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा क्योंकि लोकल में भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। दरअसल 1000 गाड़ियों की पार्किंग नैनीताल में है, लेकिन 5000 गाड़ियां लोकल लोगों की है। इसके साथ ही रोजाना पर्यटकों के वाहनों का दबाव भी नैनीताल शहर की पार्किंग पर है। हालांकि इस दबाव को कम करने के लिए साल भर पहले नई पार्किंग का काम शुरू हुआ, जो अब भी कछुए की रफ्तार से चल रहा है। वहीं सड़कों पर लग रहे जाम से जिला प्रशासन की चिंता दोगुनी हो रही है और जून में जाम को लेकर काम करने के दावे होने लगे हैं। जून के महीने में लगभग पूरी पार्किंग हमारी तैयार हो जाएगी और मस्जिद तिराहे में जहाँ पे काम ढीला चल रहा था उसमें ठेकेदार को हम लोगों ने नोटिस दे दिया। हमने कहा अगर ठेकेदार नियत समय सीमा में काम नहीं करता तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दें। आजकल काम में उसमें तेजी। बहरहाल दावे अपनी जगह ठीक है, लेकिन देरी का खामियाजा पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पार्किंग का काम नहीं हो सका और नई पार्किंग नहीं बन सकी तो आने वाले दिनों में भी ये समस्या बनी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। यूपी एसटीएफ और उत्तराखंड जीआरपी ने 50,000 के नामी बावरिया गैंग के सदस्य नंदू को हरिद्वार से अरेस्ट किया। रामनगर के फाचों में घूमने आए पर्यटकों की जिप्सी पलट गई, सैलानी घायल। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को अरेस्ट किया। आरोपी से 11 ग्राम अवैध स्मैक जब्त। बागेश्वर के काफली गैर में एक ही परिवार के 6 लोग डायरिया से बीमार हुए, एक बच्ची की भी मौत। देहरादून में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट दिन के उजाले में भी जल रही है, जिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। बागेश्वर में बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, पीएफआई से तुलना करने पर नाराजगी। रामनगर में वीकेंड पर सैलानियों का जमावड़ा लगा है। हालांकि कॉर्बेट में सीमित संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिन्हें परमिट मिल रहा है। रिजॉर्ट भी पर्यटकों की वजह से फुल है। कोटद्वार में जिला उद्योग केंद्र ऑफिस में उद्योग मित्रों की बैठक हुई, उद्यमियों से सुझाव लिए गए। केदारनाथ की तर्ज पर जागेश्वर में भी मास्टर प्लान से काम होगा। अब स्थानीय लोगों ने आसपास ही उन्हें भी बसाने की मांग की है। बागेश्वर के भद्रतुंगा में इन दिनों अर्धकुंभ चल रहा है, जिसमें देश भर से आए साधु संतों का जमावड़ा लगा है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते।